बीए तृतीय वर्ष में आज हम द्वितीय पेपर के अंतर्गत आधुनिक विश्व का इतिहास जो हमारी पुस्तक है उसके 3rd यूनिट का एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। अब सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आखिर है क्या। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जो पूरी दुनिया को एकल बाजार के रूप में विकसित करती है। व्यापारी दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में केंद्रित करके अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हैं। तो ये है भूमंडलीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ कि पूरी दुनिया को एकल बाजार के रूप में विकसित करना। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से व्यवसायी अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाते हैं। अपने देश तक सीमित नहीं करते वरन अन्य देशों तक अपने व्यवसाय को पहुंचाते हैं। इससे व्यवसाय एक देश से बढ़कर कई देशों तक पहुंचता है, अर्थात दूसरे देशों तक व्यवसायों का विकसित होना, जिससे उस व्यवसाय का प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय तकनीक को फायदा मिले। तो पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण जो है बहुत तेज गति से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन आदि में उन्नति के माध्यम से दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण हुआ है। तो वैश्वीकरण जो है उसका सामान्य सा यही है कि वैश्वीकरण पूरी दुनिया को एकल बाजार के रूप में विकसित करता है। व्यापारी दुनिया को एक वैश्विक गांव के रूप में केंद्रित करके अपने क्षेत्रों का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। वैश्वीकरण ने भारतीय छात्रों और शिक्षा क्षेत्रों को बहुत हद तक प्रभावित किया है, जो अध्ययन की किताबों और इंटरनेट पर भारी जानकारी उपलब्ध करा रही है। भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों के सहयोग ने शिक्षा उद्योग में बड़ा बदलाव किया है। तो ये अब हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं, क्या इसके प्रभाव पड़े वैश्वीकरण के। तो वैश्वीकरण जो है वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है, जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने में सफल प्रयास कर रही है। अब भूमंडलीकरण के जो तत्व हैं कि इसके प्रमुख तत्व क्या है, तो भूमंडलीकरण के प्रमुख तत्व जो है उनमें आता है कि पहला कि व्यापार अवरोधों को कम करना, ताकि वस्तुओं का विभिन्न देशों में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध के आदान प्रदान हो सके। दूसरे नंबर पे आता है आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से प्रभाव संभव बनाने के लिए एक उचित और उपयुक्त वातावरण तैयार करना। विभिन्न राष्ट्रों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करना और विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाना। तो इस प्रकार भूमंडलीकरण राष्ट्रों को राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रभाव है। विश्व अर्थव्यवस्था में
आधा खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के दायरे को भूमंडलीकरण कहा जाता है। अब भूमंडलीकरण की क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या प्रभाव हैं? तो विशेषताओं में सबसे पहले आता है भौगोलिक दूरियों को समाप्त करना, कि यातायात और संचार साधनों में हुए विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां समाप्त हो गई हैं। अरब व्यापार अब जो व्यापार है वह तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र आदि की सीमा पार करके आवागमन भी अब सस्ता और सुलभ हो गया। दूसरे नंबर पे भूमंडलीकरण संस्कृति की स्थापना। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसकी दूर दूर तक जो पहुंच हुई है, उसने भूमंडलीकरण संस्कृति की स्थापना की है। आज जीन्स है, टी शर्ट है, फास्ट फूड है, पॉप संगीत है, हॉलीवुड की फिल्म है, टेलीविज़न है आदि की संस्कृति आज के हर नवयुवक की संस्कृति है, चाहे वह विश्व के किसी भी भाग में रहता हो। इसके बाद श्रम बाजार का विश्वव्यापी होना। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। करोड़ों लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार की दृष्टि से जाकर के बच जाते हैं, तो इसने भूमंडलीकरण ने इसको आसान किया। इसके बाद शिक्षा का भी भूमंडलीकरण। शिक्षा का आज के दौर में भूमंडलीकरण हो गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु जो विदेशी विद्यार्थी वहाँ जाते हैं उनमें से अधिकांश वहीं बच जाते हैं। दूसरी ओर अनेक विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों, कंपनियों द्वारा भिन्न भिन्न देशों में विशेषज्ञ, कुशल प्रबंधक, विशेषज्ञ जो हैं वह जाते हैं। पाठ्यक्रम भी वहाँ विश्व स्तरीय हो गए हैं, जिससे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विश्व में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मतलब विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों से विद्यार्थी जाते हैं, वो वहीं बस जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहीं शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी विश्व में अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भिन्न भिन्न देशों में विशेषज्ञों, प्रबंधकों, अर्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा उच्च प्रौद्योगिकी का विकासशील देशों में पहुँच है। आज विश्व की अत्याधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी बड़ी आसानी से विकासशील देशों में पहुंच रही है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों में अपने साथ नई प्रौद्योगिकी तो ला रही हैं, और साथ ही साथ इन देशों की घरेलू कंपनियों को अपने स्तर से उच्च प्रौद्योगिकी का आयात भी कर रही है। इसके अलावा विनिर्मित उत्पादों के बारे में जानकारी मिलना। संचार साधनों में हुए क्रांतिकारी विकास से आज विनिर्मित उत्पादों के बारे में जानकारी आसानी से उपभोक्ताओं के पास पहुंच रही है। दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया की पहुंच अब देश विदेश में फैले उपभोक्ताओं तक है। इनके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का
आपस में मेलजोल बढ़ा है। तो भूमंडलीकरण का जो एक तरीके से सकारात्मक प्रभाव भी रहा, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी रहा है। इसमें सकारात्मक प्रभाव की हम बात करें तो कुटीर है, हथकरघा उद्योग है, कालीन है, कारीगरों और नक्काशी, आभूषण और कांच के बने जो पदार्थ हैं आदि के कारोबार के प्रसार से रोजगार क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति इसके माध्यम से आई है। वैश्वीकरण ने विकासशील देशों के साथ साथ बड़ी आबादी को रोजगार के लिए सस्ती कीमत वाले उत्पादों और समग्र आर्थिक लाभों की विविधता ला दी है। हालांकि इसने प्रतिस्पर्धा, अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद आदि को जन्म दिया है। इसलिए यह सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मक असर भी लेकर के आई है। तो ये हमारा एक टॉपिक भूमंडलीकरण, जिसके अंतर्गत हमने भूमंडलीकरण का अर्थ पढ़ा। इसको वैश्वीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं और प्रभाव हमने